लगातार यहाँ पर जो नाम थे वो सामने आ गए हैं। अब बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी की तरफ से प्रत्याशी जो है उम्मीदवार जो है वो कल नामांकन दाखिल करने जा रहे हैं। अशोक पिंचा का नाम है, लेकिन सवाल यहाँ पर ये उठता है क्योंकि जाट समाज में खासतौर पर नाराजगी देखने को मिल रही है। जाट समाज की तरफ से कुछ यहाँ पर बैठक भी होने वाली है कुछ देर में। खबर ये भी सामने आई कि उनकी तरफ से कोई बड़ा निर्णय यहाँ पर लिया जा सकता है। तो ऐसे में क्या बीजेपी को और जो पार्टीज हैं जो उम्मीदवार मैदान में यहाँ पर उतर रहे हैं उन्हें कितना नुकसान हो सकता है? देखिए अंकुर, कोई भी चुनाव संभावनाओं का चुनाव होता है। ऐसे में जब भंवरलाल शर्मा का निधन हो गया उसके बाद में यहाँ चुनाव हो रहा है, तो कांग्रेस को भंवरलाल शर्मा के पुत्र अनिल शर्मा में संभावनाएं दिख रही हैं और उनको लग रहा है कि सहानुभूति की लहर के आधार पर चुनाव जीत सकते हैं, जबकि बीजेपी संगठन के आधार पर चुनाव लड़ रही है। तो सहानुभूति बनाम संगठन का मुकाबला यहाँ पर होता दिख सकता है। ये बात सही है कि जाट समाज के प्रतिनिधियों में नाराजगी है क्योंकि वहां से उनकी दावेदारी थी। ये कहा जाता था कि जाट समाज के वोटर भी यहाँ पर बड़ी संख्या में है, और अगर कोई निर्दलीय प्रत्याशी जो समाज के बैनर पर खड़ा होता है, समाज की तरफ से खड़ा किया जाता है, तो इसका नुकसान उठाना पड़ सकता है और बीजेपी को इसका नुकसान बड़ा उठाना पड़ सकता है। लेकिन बात यह भी है कि टिकट तो किसी एक को ही मिलेगा। अब उसके बाद में सबको तो टिकट दिया नहीं जा सकता किसी एक पार्टी से। अब सब मिलकर के कितना लड़ते हैं। जाट समाज अगर नाराज है तो समाज को मनाने की जिम्मेदारी चूरू के रहने वाले, चूरू के मूल निवासी और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया पर होगी, चूरू के मूल निवासी और प्रतिपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ पर होगी, चूरू से ही आने वाले सांसद राहुल कसवा और उनके पूर्व सांसद पिता राम सिंह कसवा की होगी, क्योंकि राम सिंह कसवा और राहुल कसवा अशोक पिंचा को साथ लेकर सतीश पूनिया, अर्जुन राम मेघवाल, चंद्रशेखर, गुलाबचंद कटारिया, विजया राहटकर, राजेंद्र राठौड़ इन सबके सामने मिले थे, पैरवी करते दिखाई दे रहे थे इस टिकट की। और इस टिकट की जब घोषणा हो गई है अशोक पिंचा के नाम की, तो दूसरों को साथ लाना इन बड़े नेताओं की जिम्मेदारी बन जाता है। हालांकि जब सवाल ये आता है कि अगुवाई कौन करेगा, तो देखिए अगुवाई तो संगठन की होती है और संगठन का जो अध्यक्ष होता है वो अगुवाई करता है। तो अभी अगुवाई सतीश पूनिया की मानी जानी चाहिए और प्रदेश की तरफ से, टीम की तरफ से चुनाव प्रभार का जिम्मा केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को दिया गया है। मेघवाल खुद बीकानेर से आते हैं सांसद के रूप में और चूरू उनकी कर्म भूमि भी रही है और अर्जुन राम मेघवाल को इस चुनाव का प्रभार दिया गया है। साथ में जो कन्हैयालाल हैं, कन्हैयालाल चौधरी मालपुरा से विधायक, उनको जोड़ा गया है। मुकेश दाधीच और माधोराम चौधरी को इस पूरे कार्यक्रम में जोड़ा गया है। पूरे अभियान में चुनाव प्रबंधन की जिम्मेदारी दी गई है और कल जो चुनाव की सभा होगी उनकी जिम्मेदारी भी इन नेताओं पर बड़ी दिखाई देगी। कल नामांकन की रैली है और इसके साथ ही नामांकन भी कल ही दाखिल कर दिया जाएगा। हालांकि आखिरी तारीख नामांकन की 17 नवंबर है। कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं भंवरलाल शर्मा के पुत्र, उनको 17 नवंबर को नामांकन दाखिल करने के निर्देश हुए हैं और उसके हिसाब से वो भी तैयारियां कर रहे हैं। उपचुनाव ऐसे समय में हो रहा है जब प्रदेश में जो मूल मुख्य विधानसभा होने हैं जो 5 साल के बाद होते हैं, वो 1 साल बाद होंगे। अगले साल नवंबर दिसंबर में चुनाव होंगे और अक्टूबर में चुनाव की घोषणा हो जाएगी। ऐसे समय में जो 1 साल का वक्त बचा है, क्या इसको सेमीफाइनल माना जाए आने वाले चुनाव का? इसको लेकर दोनों पार्टियों के नेताओं की अलग अलग राय है। हालांकि नेता इसको सेमीफाइनल तो नहीं मानते, लेकिन ये जरूर कहते हैं कि चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है और बीजेपी कहती है कि वो सरकार के खिलाफ बन रही एंटी इनकम्बेंसी को लेकर के लोगों के बीच जाएगी। उस एंटी इनकम्बेंसी का चुनाव है, जबकि सरकार कहती है कि उन्होंने जो कामकाज किए और भंवरलाल शर्मा ने जो कामकाज किए और उनके परिवार के पक्ष में जो सहानुभूति हो रही है उसके आधार पर वो चुनाव में जाएगी। लिहाजा बड़े तौर पर तो यही देखा जा रहा है कि ये चुनाव सहानुभूति और संगठन के बीच में मुकाबला होगा, लेकिन अपने अपने वोटर्स को, अपने अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को एकजुट कौन रख सकता है, वही इस चुनाव में जीत का सेहरा बंधवा पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल शशि, सहानुभूति और संगठन के बीच में आप यहाँ पर मुकाबला होने जा रहा है, लेकिन इसके साथ ही निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में है। और अगर बात की जाए यहाँ पर अशोक पिंचा की, तो 2008 से लेकर 2013 तक वो विधायक रहे हैं। काफी उनका भी जो कार्य अगर देखा जाए, पिछला इतिहास उनका देखा जाए तो काफी उन्होंने क्षेत्र में अच्छे काम किए हैं। तो ऐसे में अब किसका पलड़ा यहाँ पर भारी नजर आता है? देखिए पलड़ा भारी किसका है ये तो वोटर तय करेगा, लेकिन अगर कागजों में देखें तो यहाँ मुकाबला रोचक और बराबरी का दिखाई देता है। क्योंकि अगर अनिल शर्मा के समर्थन में सहानुभूति की लहर दिख रही है तो वहीं उनके परिवार के कुछ लोग विरोध भी कर रहे हैं। भंवरलाल शर्मा के भाई श्यामलाल
खुद बीजेपी से टिकट मांग रहे थे, लिहाजा वो कम से कम अनिल शर्मा के समर्थन में तो नहीं जाएंगे। वहीं अशोक पिचा के लिए कहा जाता है कि वो क्षेत्र में लंबे समय से सक्रिय नहीं थे। पिछले 4 साल से उनकी निष्क्रियता को लेकर के लोगों के बीच में बात होती थी और ये कहा जाता था कि पिचा को संभवतः आगामी चुनाव में टिकट नहीं मिलेगा। अचानक परिस्थितियां ये बन गई कि यहाँ पर उपचुनाव हो गई। जब आगामी 2023 के जो चुनाव के लिहाज से बात की जाती थी, तब लोग मानते थे कि संभवतः अशोक पिचा की जगह कोई नया चेहरा आएगा। लेकिन अशोक पिचा के कार्यशैली को देखते हुए पार्टी के कई कार्यकर्ता ये चाहते हैं कि उनको ही फिर से टिकट दिया जाए, क्योंकि उनकी कार्यशैली वहाँ के सांसद को और उनके साथ में दूसरे कई नेताओं को भी सूट करती है। इस लिहाज से अशोक पिचा की पैरवी अलग अलग नेताओं ने की और उनकी पत्नी नगर परिषद सभापति रही, इसका भी फायदा संभवतः उनको मिल सकता है, ऐसा बीजेपी का मानना है। और आप ये देखिए कि शहरी वोटर्स में इसका ज़्यादा फायदा मिलने की उम्मीद है जहां तक ग्रामीण क्षेत्र के वोटर की है, क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूंसी की संरचना कुछ ऐसी है कि यहाँ पर नगर परिषद भी है तो ग्रामीण क्षेत्र भी है, जिला परिषद की सीटें भी है। इन सब के कारण से ऐसा संभव है कि मिली जुली वोटर्स वाली कॉन्स्टिट्यूंसी में इसका फ़ायदा दोनों उठाना चाहेंगे, लेकिन वोटर्स किसके मन में फ़ायदा, किसके समर्थन में फ़ायदा देने की सोच रहा है। हालांकि बीजेपी ये कहती है कि पिछले दिनों जब बीजेपी के नेता अलग अलग जगह गए तो लोगों का ऐसा रेस्पॉन्स आया कि सहानुभूति नहीं है। ऐसा लोग कहते हैं बीजेपी के नेताओं को कि भंवरलाल शर्मा काफ़ी बुजुर्ग हो गए थे और उनका स्वास्थ्य भी लंबे समय से नहीं चल रहा था, इस लिहाज से कोई सहानुभूति की संभावना नहीं दिखती। लेकिन फिर भी जो भंवरलाल शर्मा का परिवार है वो यही कह रहा है कि भंवरलाल शर्मा का यहाँ के लोगों से पुराना नाता रहा है और बहुत ही आत्मीयता से वो मिलते थे, इसलिए उनका दावा अपनी जगह है और बीजेपी का दावा अपनी जगह है। दावों की परख सिर्फ और सिर्फ ईवीएम के बाद जो नतीजे आएंगे वो ही बता सकते हैं। पलड़ा भारी किसका होगा, अभी बहुत जल्दबाजी होगा ये सब कहना, लेकिन ये भी सही है कि दोनों पक्ष अपनी अपनी पूरी ताकत झोंकने की कोशिश करेंगे। हाँ, चूंकि कांग्रेस सरकार में है, सत्ता में बैठी हुई है और सत्ताधारी पार्टी को आमतौर पर उपचुनाव का फायदा मिलता है, इसलिए मोटे तौर पर ऐसा लगता है कि हो सकता है कांग्रेस इस बार भी इसका फायदा लेने की कोशिश करेगी। पिछले 7 उपचुनाव को देखा है तो एक बीजेपी के खाते में गया है उपचुनाव जो राजसमंद की सीट है, एक चुनाव जो खीमसर की सीट है वो आरएलपी के खाते में गई है, बाकी जो 5 सीट हैं वो कांग्रेस के खाते में अब तक गई हैं। तो ये एक स्थापित तथ्य है कि जो पार्टी सरकार में होती है राज्य में, उस सत्ताधारी पार्टी को उपचुनाव का आमतौर पर फायदा मिलता है और यही कारण है कि सुजानगढ़ हो, सहाड़ा हो, वल्लभनगर हो, दरियावद हो, इन सभी जगह का फायदा, इन सभी जगह सत्ताधारी पार्टी होने का फायदा और सहानुभूति का फायदा कांग्रेस को मिला है। जी अंकुर। जी बिल्कुल शशि, हमारे साथ अलका गुर्जर जी जुड़ गई हैं, उनका एक बार रुक कर लेते हैं। अलका जी, बहुत स्वागत है आपका। और शशि, आप यहाँ पर जो नए अपडेट्स यहाँ पर आ रहे हैं चुनाव को लेकर, आप उनसे सवाल कर सकते हैं।